हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखते हैं पार्ट 4। ये है पार्ट 4 पीटी 365 इकोनॉमी का। तो ये लास्ट लास्ट पार्ट है ये। तो इसमें जो भी हमारे टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक बचे हैं वो हम कवर करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें ना मैंने पीवाईक्यू भी कवर किए हैं अच्छे से। ठीक है, कहीं पे भी आप में आपको ना साथ में पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे। तो जैसे ये पार्ट जैसे ये इकोनॉमी खत्म होगी ना, इसके बाद मैंने बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड कर रखे हैं। एंड जो ऐड किए हुए टॉपिक हैं उनके हिसाब से ही वही हैं जो पीवाईक्यू है, और उससे रिलेटेड एरिया है। तो आप लोग वो भी देख सकते हो, साथ में चैप्टर के बाद भी पीवाईक्यू ऐड किए। तो हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पीटी 365 का पार्ट 4। ठीक है, इकोनॉमी का। इससे पहले पार्ट 1 2 3 हमने बड़े अच्छे से कवर किया है, और मिनिमम टाइम में कवरेज करने की हमने कोशिश की है। आज हमारी पीटी 365 इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम एनवायरनमेंट की पीटी लेके आएंगे, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब इसमें क्या है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च हुआ है 2021 में। इसने 3 साल पूरे कर लिए हैं। तो जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल ये पूरा करता है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यूपीएससी की हैबिट है। तो पीएम गति शक्ति प्लान था क्या? ठीक है, तो इसमें 7 इंजन थे: रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या था कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में ये डिजिटल किसने किया था, मतलब कि डेवलप किसने किया था? डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाय बिसान जी भास्कराचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यूजिंग जीआईएस इन प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि ये पूछ ले, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कर लिए, मतलब कि प्लेटफॉर्म है। होस्टेड होता है ये ऑन मेघराज। ठीक है, और ये प्रोवाइड करवाता है कॉम्प्रिहेंसिव जो डाटाबेस है ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट का, वेरियस मिनिस्ट्रीज में अलग अलग करके। तो बस इतना ही है इसमें। बस इसका टारगेट याद रखना: इंक्रीज रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2 to 5 बाय फाइनेंशियल ईयर 25 तक। 2 to 5 हमने क्या करना है? इंक्रीज करनी है हमने क्या, मतलब कि जो भी अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी है, कंप्लीट करना अराउंड 17,000 किलोमीटर ऑफ ए गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है फ्रेमवर्क इन इंडिया। इसमें क्या है कि बेंचमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलीज, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया। क्या नाम है जिसका? बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एनालाइज जो करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेगुलेटरी लैंडस्केप अक्रॉस 140 इकोनॉमी, बहुत सारी इकोनॉमी में उसने क्या किया है? एनालाइज किया है कि इसका क्या बेनिफिट है, कैसे ये काम कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बस अभी ये पूछ सकता है कि ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने निकाली है, अगर पूछेगा तो फैक्चुअल में, अदरवाइज तो कुछ नहीं। ठीक है, अब पीपीपी के मॉडल होते हैं। होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, आपने इकोनॉमी में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, बिल्ट ऑन ऑपरेट, बोट एनवीटी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब देखो जो हाइब्रिड एनवीटी होता है उसमें क्या होता है कि कंबाइन ईपीसी 40% एंड बोट 60%, यानी कि बिल्ट ऑपरेट एंड बिल्ट ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बिल्ट ऑन ऑपरेट जैसे ये है, और ये है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, जैसे बनाएगी कंपनी। ठीक है, देखो जैसे ये बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर है, देख लो। ए मॉडल वेयर प्राइवेट एंटिटीज बिल्ट एंड ऑपरेट बिफोर ट्रांसफरिंग ओनरशिप। अब जैसे किसी ने कोई क्या हाईवे बना दिया किसी कंपनी ने 10 किलोमीटर का, तो उसमें मान लो वो एक टोल टैक्स लगा लेगी। जितने साल तक उसका टोल टैक्स का पूरा पैसा नहीं होता तब तक वो उसको ऑपरेट करेगी, उसके बाद वो उसको ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट को। ये होता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है, बिल्ट ऑन ऑपरेट क्या होता है? प्राइवेट एंटिटी बिल्ट करती है, ओन करती है एंड ऑपरेट करती है प्रोजेक्ट को। ठीक है, विद गवर्नमेंट इन सेंटर। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो ये था बिल्ट ऑन। ऐसे ही ये मॉडल है, ये कई बार पूछ सकता है। हाइब्रिड का मतलब तो होता ही मिक्स है। ठीक है, जैसे कंबाइन ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मॉडल होता है एक। ठीक है, और बोट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, ये इन दोनों का मिक्सर है। ठीक है, तो हो सकता है ये पूछ ले, अदरवाइज तो वेरी लेस चांसेस। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका टारगेट है 6 लाख करोड़ का ओवर 4 ईयर, फाइनेंशियल 22 से 25 तक। उसके बाद क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। इसमें क्या है?
प्रोवाइड कराता है ये 40% प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है कोई कंपनी लगाती है एज ए कैपिटल गेन टू एनहांस प्रोजेक्ट वायबिलिटी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग में ये देख लो होता क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सोर्स ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू को हमें नया सोर्स क्या करना है, मान लो लाल किला है, रेड फोर्ट है, मान लो उससे रिवेन्यू नहीं आ रहा इतना ज्यादा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको 5 साल 10 साल 15 साल के लिए रेंट पे दे देगी किसी कंपनी को, और उससे उसको बहुत सारा पहले ही रिवेन्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो बाकी टिकट वगैरह वहां से पैसा मिलता है वो कंपनी लेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि उसका क्या कर दिया, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट, ठीक है। तो entity by unlocking the economic value of unlisted और अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट सच एज प्रॉपर्टी हो गई, एयरपोर्ट को दे दिया किराए पे देना बस डायरेक्ट। विजय केलकर ने ये रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम 2012 में। तो लाइसेंस पे या लीज पे दे देना, बस मैंने ये बात बताई दी आप लोगों को। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये क्या है, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया 13 सेक्टर मोनेटाइज करने के लिए। इट्स ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ये दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 5 सेक्टर है, टॉप 5 सेक्टर क्या है इसमें, ये पूछ सकता है। जिसमें एग्रीगेट 83% एग्रीगेट है पाइपलाइन का, इसमें सबसे ज्यादा है कौन है, रोड, उसके बाद 25% रेलवे, उसके बाद पावर, गैस पाइपलाइन और टेलीकॉम, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क। यूनियन बजट 2024-25 ने प्रपोज किया है क्रिएशन 12 इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क जहां बहुत सारी इंडस्ट्री होगी, which will be sanctioned under the National Industrial Corridor Development Program। इस प्रोग्राम के तहत इनको सैंक्शन किया जाएगा, परमिशन दी जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है, इंडस्ट्रियल पार्क आर द इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन होते हैं एक्सप्रेसली डेवलप्ड टू एकोमोडेट ए क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बहुत सारी क्लस्टर एक्टिविटीज होती है वहां पे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो, ठीक है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या है, प्रोजेक्ट में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है, जिसमें 32 प्रोजेक्ट है, डेवलप्ड इन 4 फेज, जो कि 4 फेज में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फर्स्ट था जो अप्रूव हुआ, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करता है इसको, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये करते हैं, ठीक है। तो NICDP, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मैप है, तो ये कॉरिडोर है जो डेवलप किए गए हैं। तो आप देख सकते हो जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, ये 1 नंबर पे है। नई दिल्ली से लेकर मुंबई तक का ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक है। अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर से लेके कहाँ तक का, कलकत्ता तक का, ये येलो वाली लाइन ये है, ठीक है। वैसे ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया टॉप 25 कंट्री बनने वाली है 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिलीज किया है ये जो इंडेक्स है, ये तो याद रखना हर 2 साल में वर्ल्ड बैंक के जो इंडेक्स और रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। एवरी 2 ईयर इसको चेंज कर देगा, वो बोल देगा 1 ईयर, ठीक है। और रैंकिंग के पैरामीटर इतने ज्यादा, लॉजिस्टिक में जो जो चीजें होती है ना, कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि वही पैरामीटर है, जैसे कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ रेंजिंग, लॉजिस्टिक, कंसाइनमेंट, टाइमलीनेस, ठीक है। रैंकिंग में रैंक आजकल नहीं पूछता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 38 था इंडिया का 2023 में, ठीक है। जो कि 2018 में तो कोई पूछेगा ही नहीं, बस यही रखो याद, अगर नया आ गया तो वो अपडेटेड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है रसिया के साथ हमने किया है, रसिया ने अप्रूव किया है, मतलब ड्राफ्ट बनाया अभी कि वो RELOS करेगा इंडिया के साथ। RELOS होता क्या है, it would enable the militaries of both country to access logistic and support facility at each other base port। एक दूसरे के जहां पर भी बेस पोर्ट है, पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, वहां पे एक दूसरे को क्या होगा, एक्सेस मिल जाएगा स्पोर्ट्स का, लॉजिस्टिक का, ठीक है। ये था। नेक्स्ट है इंडिया पोर्ट सेक्टर। इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन रखी है, पोर्ट स्टोन फॉर वाधवन पोर्ट, कहाँ पे, महाराष्ट्र पालागढ़ में, ठीक है, पालघर, जो भी है वट एवर। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी है। तो ये वाधवन पोर्ट पूछ सकता है। अब ये भी क्यों पूछा, क्योंकि ना पोर्ट पूछ रखे थे पिछली बार, पता नहीं उससे पिछली बार,
बार बार वो पोर्ट से पूछ रहा है कि ये पोर्ट कहाँ है, ये पोर्ट कहाँ है। तो जो इंडिया में मेजर और माइनर, मेजर पोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि जहाँ से आयरन और जैसे मोक में भी पूछ लेता है, पीवाईक्यू में भी, मतलब ठीक है, तो कौन सा है, स्पेशलिटी भी देख लेता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाधवन पोर्ट का है महाराष्ट्र में। तो लोकेटेड नियर धनाउ टाउन इन पालाघाट, पालाघार डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। एस्टेब्लिश होगा 30th मैरिज, अभी 12th है, अभी 13 हो जाएगी, 13। अब ये देखो, ये मैप काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कांडला पोर्ट है, ये गुजरात में है, काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वाधवन पोर्ट ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे। मोरमोंग गोवा, मोरमुगांव ये गोवा में है। तो मैंगलुरु पोर्ट है कर्नाटका में, कोच्चि पोर्ट है केरला में। तो ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो उसको। तूतीकोरिन पोर्ट है, चिदम्बरम, चिदबरनार पोर्ट है, ठीक है, एन्नोर पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, पैरादीप है, कलकत्ता है, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है, 22nd है इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में, ये कुछ याद नहीं है। इंडिया के देख लो, ये 12 पोर्ट है, ठीक है। 30th तो वाधवन बनेगा, और 14th भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जैसे जो नई चीज है ना, पोर्ट स्टार्टिंग से पोर्ट एक थीम रही है, करंट अफेयर की भी और एंशिएंट इंडिया में पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 30th वाधवन है, और 14th कौन बनेगा, गैलेथिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया जी, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया क्या है, कलकत्ता है, ये भी पूछ सकता है। जिसका नाम क्या बदल दिया, नाम भी, ये भी, ठीक है, फैक्चुअल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिवराइन ओनली मेजर पोर्ट है। और मुंबई में लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, अगर ये पूछ ले। कामारजार पोर्ट, एन्नोर पोर्ट जिसको बोल देते हैं, या फिर कामारजार या एन्नोर। ओनली पोर्ट इन द तमिलनाडु। कॉर्पोरेट, अगर पूछ लेगी कॉर्पोरेटाइज पोर्ट कौन सा है, रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, तो कौन सा है, एन्नोर पोर्ट, तमिलनाडु, चेन्नई में जो है। नेक्स्ट है जी, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। मेजर पोर्ट एडमिनिस्टर कौन करता है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात रखना, कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में उनको एडमिनिस्टर कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और उसका एक नया एक्ट भी है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021, ठीक है। रन कौन करता है, रिस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटी करती है, ठीक है। उन्हें लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन मेजर पोर्ट में है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। माइनर पोर्ट में क्या है, नॉन मेजर पोर्ट जिनको बोल देते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है। अभी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि मेजर पोर्ट वहां आते हैं, माइनर पोर्ट वहां आते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर देगा। माइनर पोर्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन पोर्ट एक्ट, उसके बाद रेगुलेट किए जाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट या फिर स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है। तो स्टेट मैरीटाइम है, स्टेट गवर्नमेंट इनटू ए कंसेशन एग्रीमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप, ऑपरेट एंड माइनर पोर्ट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आ गया अदर की डेवलपमेंट रिलेटेड टू द पोर्ट सेक्टर। उसके अलावा क्या क्या की डेवलपमेंट हुए हैं, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लैंड पोर्ट जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो एक स्टेटरी बॉडी बनी है, जो कि किसके अंडर में है, बॉर्डर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में। अब पोर्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ सी मत कर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर या फिर ये मत कर देना, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में है। तो लैंड जो पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने क्या, मतलब कि ए न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप इसके द्वारा की गई। अब ये कौन पूछेगा, बस ये पूछेगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं, स्टेटरी बॉडी है या नहीं, अथॉरिटी है तो होगी। लैंड पोर्ट होते क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। लैंड पोर्ट आर एरियाज ऑन इंटरनेशनल बोर्ड, बॉर्डर जो होता है इंटरनेशनल, उसके ऊपर जो ऑर्डर होते हैं, सॉरी बॉर्डर एरिया पे जो एरिया होता है, नोटिफाइड एज लैंड कस्टम स्टेशन, उनको लैंड कस्टम स्टेशन भी बोल सकते हैं, और इमिग्रेशन चेक पोस्ट या फिर इमिग्रेशन चेक पोस्ट विद फैसिलिटी फॉर क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, जिसमें फैसिलिटी किस किस की होती है, मतलब कि पैसेंजर को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्लियरेंस भी मिलती है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद आ गया मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी, इसमें क्या हुआ है ऐसा, ठीक है। इंसेंटिव प्रोवाइडर, ये क्या, अच्छा इन्वायरमेंट शिपमेंट इंडेक्स प्लेटफॉर्म पे मिला। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज आ जाती है तो आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ना इन्वायरमेंट का आजकल काफी ज्यादा कंसर्न चल रहा है। तो जो मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी है, उसको ग्लोबली इंसेंटिव प्रोवाइडर माना गया है इन्वायरमेंट शिपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव, हरित श्रेय स्कीम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। तो
थ्रू ईएसआई। तो हरित श्रेय स्कीम क्या है, इंसेंटिव शिप्स विद फेवरेबल ईएसआई स्कोर्स, जो मतलब कि ग्रीनरी को प्रोवाइड करते हैं, उनका स्कोर देखते हैं, डीकार्बनाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको इंसेंटिव देता है ये, उसको टैक्स वैक्स में छूट दे देंगे ये वो, ठीक है। इन्वायरमेंट शिपमेंट इंडेक्स जो है प्लेटफॉर्म, ये पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या है, रिड्यूस एयर एमिशन, ठीक है। It identifies ship that that perform better in reducing air emission than required by the current emission। जितना एमिशन होता है ना कार्बन का, उससे जो लोग जो भी मतलब कि शिप होते हैं वो कम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राई पोर्ट, अब ये पूछ लेगा ड्राई पोर्ट क्या होता है, इसको इनलैंड पोर्ट भी बोलते हैं, इनलैंड टर्मिनल दैट इज मीन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू ए सी पोर्ट बाय रेल और रोड। रेल और रोड से जो कनेक्टिविटी मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस पोर्ट को बोलते हैं। जैसे कि डायरेक्ट रोड से कनेक्टिविटी हो या डायरेक्ट रेल से हो तो उसको ड्राई पोर्ट्स बोलते हैं। बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनोग्रेट, ठीक है, नियर पटना, बिहटा पटना में, ठीक है। उसके बाद कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक एंड एसएनपी ने मिलके ये रिलीज किया है। तो 9 ऑफ इंडियन पोर्ट हैव बीन फाउंड देयर पोजीशन अमंग टॉप 100। टॉप 100 में इंडिया के 9 पोर्ट है, ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हैं। निकालता कौन है, ये दो लोग। उसके बाद है इंडियन रेलवे सेफ्टी। तो काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि ट्रेन डिरेल होगी, कोलिजन होगी लास्ट 6 मंथ में, ठीक है। तो ये क्या है, क्यों हो रही है, ये डाटा, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप्स क्या लिए गए रेलवे सेफ्टी के लिए, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, एक कोष बनाया गया है, ठीक है। ये लॉन्च इतने में हुआ था 2017-18 में। ये क्या है, 1 लाख करोड़ रुपीज 5 ईयर फंड दिया गया है अपग्रेड करने के लिए क्रिटिकल रेलवे सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया होगा इतने इंसिडेंट होने। कवच सिस्टम, ये तो काफी कॉमन चीज है, अगर इजी क्वेश्चन पूछना हुआ तो यहाँ से पूछ लेंगे। इंडिजीनियस है, ये बात पूछ लेना। ये पूछ सकता है कि ये हमने रसिया से सीखा है, जापान से सीखा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ इंडिया में तो टेक्नोलॉजी है नहीं, कहीं ये इंडिजीनियस ना हो, नहीं ये इंडिजीनियस है, इस पे याद रखना। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, या ट्रेन कोलिजन को ये बचाता है, ट्रेन कोलिजन एडवांस अवॉइडेंस सिस्टम, यूजफुल फॉर हाई स्पीड एज वेल एज फॉगी वेदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। अब ये क्या है, इसका जो पहले नाम था इट वाज रेलवे इंस्पेक्टरेट, इसको दोबारा से रीडिजाइन किया गया 1961 में। बस मेन चीज ये याद रखनी है, ये आता मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में, हम सोचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में आता है, तो वो हमें चकमा दे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैब फीड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिफाई किया है नैब फीड को। क्या नोटिफाई किया है, एक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अच्छा सर, ये पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है सर? सर ये सुन लो और मैम, ओनली इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी सेंट्रल या स्टेट एक्ट और हुज एटलीस्ट 51 पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन बी नोटिफाइड। अब ये देखो, पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51% हो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसी को बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काम क्या करता है, ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये फोकस करेगा। डेवलप्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021, ठीक है। NABFID जो है वो एस्टेब्लिश किया गया एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तभी तो कंपनी वगैरह आ नहीं रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो एस्टेब्लिश किया गया एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड, जो ये है डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जी रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन, रेगुलेशन जो है ये रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड किसके द्वारा किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। एज वेल एज ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनके द्वारा अंडर सेक्शन 45L एंड 40। ये याद नहीं रखना है, बस ये आरबीआई और एक ही और है, ठीक है।
उसके बाद इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इज करंटली हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटायर जो है शेयर होल्डिंग है वो हेल्ड करती है। ठीक है सर, ये टॉपिक भी अब हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ गया सर्विस। ठीक है, ई कॉमर्स। इंडिया ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। एक्सपेक्टेड है, हमें क्या पता, काटो ना। इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। ये होता क्या है? इन इट इन्वेंट्री ऑफ गुड एंड सर्विस इज ओन्ड बाय ई कॉमर्स एंटिटी एंड इज सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। इन्वेंट्री होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ। एक बड़ा ही मतलब कि कॉन्सेप्ट है ये इन्वेंट्री वाला। ठीक है, इसमें क्या है, जो इन्वेंट्री है गुड्स और सर्विसेज की, वो ई कॉमर्स एंटिटी है वो रखती है और वो कंज्यूमर को डायरेक्टली क्या है, बेच देती है। इन इंडिया एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन दिस मॉडल टू प्रोटेक्ट इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर नॉट कैपेबल ऑफ ऑफरिंग बिग डिस्काउंट। तो जो इंडिया का रिटेल सेक्टर उसको बचाने के लिए यहाँ एफडीआई अलाउड नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, देखो, क्योंकि हर जगह एफडीआई अलाउड है। वो आराम से स्टेटमेंट दे देगा कि एफडीआई 20% एफडीआई अलाउड इन दिस। अब हमें क्या पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री में क्या एफडीआई अलाउड नहीं है 100%। तो इन दिस, इन इंडिया एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन दिस मॉडल। इस मॉडल में अगर कोई पूछे तो, ठीक है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है, अब वहां पे बहुत सारी इन्वेंट्री इकट्ठा हो जाती है, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दो तो कंपनी वंपनी आ जाएगी तो बड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब आ गया मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। ये तो था इन्वेंट्री बेस्ड। इन्वेंट्री वाले में एफडीआई नहीं है, मार्केट वाले में है, नाम ही मार्केट है। तो it is an e-commerce entity provide an information technology platform to connect or act as facilitator between buyer and seller। अब मान लो कोई कंपनी आ गई, हाँ अमेजोन है, किसी जूते वाली दुकान से उसका क्या हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, शूज की जो भी शॉप है उससे, वो बोलेंगे कि हाँ हाँ हम ये शूज बेचते हैं या हमारी ये कंपनी है, तो ये कस्टमर तक पहुंचाएगी। अमेजोन एक बिचौलिए का काम करेगी। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंदर परमिटेड है यहाँ पे, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल में नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंडिया ने अबॉलिश कर दिया 2% इक्वलाइजेशन लेवी, जो कि नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी को अफेक्ट करता था। अब मेन चीज है इक्वलाइजेशन लेवी होता क्या है। ठीक है, ये होता था जी इनिशियली, ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑनलाइन जो है, इनिशियली अप्लाई टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड रिलेटेड पेमेंट फॉर यूटिलाइजिंग डिजिटल स्पेस, डिजिटल एड स्पेस एंड सेट 6% रेट फॉर नॉन। जो इंडिया से बाहर की कंपनी है और इंडिया में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, स्टार्टिंग में तो उनके ऊपर लगाया गया, फिर 2020 में ये और बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये कैसे बढ़ाया गया, स्कोप एक्सटेंडेड टू कवर ई कॉमर्स सप्लाईज और सर्विस टू इंडियन रेजिडेंट। जो भी बाहर की कंपनी मान लो अमेरिका से ऑपरेट होकर डिजिटली इंडिया में सप्लाई कर रही है कॉमर्स के किसी भी चीज की, तो उसके ऊपर भी ये टैक्स बढ़ा दिया गया था, तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं। ठीक है, दिस लेवी सेट एट 2% इज एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेट। तो ये क्या है, 2% थी, 2% टैक्स था एक टाइप का ये, जो कि अब खत्म कर दिया है। ठीक है, पूछ सकता है इक्वलाइजेशन लेवी क्या था। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अब ये क्या, ओएनडीसी अवार्डेड गोल्ड अवार्ड अंडर कैटेगरी एप्लीकेशन अवार्ड वार्ड कुछ नहीं है। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये है कि एक कंपनी है गवर्नमेंट की, नॉन प्रॉफिट। ठीक है, इट इज सेक्शन 8 कंपनी, नॉन एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव डीपीआईटी का क्या है, ये इनिशिएटिव है। इसका एम क्या है, ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन बढ़ाना, डेमोक्रेटाइज करना डिजिटल कॉमर्स को इंडिया में। ठीक है, ऑल टाइप या साइज ऑफ सेलर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की ही एक कंपनी है तो उसमें बहुत सारे, जैसे ना, जैसे डिलीवरी चार्ज लग जाता है जोमेटो वगैरह पे, ओएनडीसी पे नहीं लगता। ठीक है, आप पेटीएम इंस्टॉल करोगे वहां पे ओएनडीसी का ऑप्शन आएगा, तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की एक टाइप की कंपनी है। फाउंडिंग कौन है इसके, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। इट इज ए नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल यूज ओपन स्पेसिफिक एंड ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल और प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल क्या होता है। नेटवर्क सेंट्रिक जो मॉडल है वो फोकस करता है इंटरकनेक्टेड यूजर। ठीक है, और सिस्टम वर्किंग टुगेदर, ऑफन डिसेंट्रलाइज होता है नेटवर्क वाला। और प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वेयर यूजर एंड प्रोवाइडर इंटरेक्ट, यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, उबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी सारथी ऐप। ये है क्या, ठीक है, सारथी रेफरेंस ऐप बनाई है इसने कि नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन भाषिनी 2020 में। ठीक है, तो ये है क्या, एम क्या है, प्रोवाइड करना टेक्नोलॉजी 22 इंडियन शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, इसलिए ये है। अब सारथी ऐप क्या है, बिजनेस करना इन क्रिएटिंग बायर ऐप विद मल्टीलिंगुअल सपोर्ट लाइक रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, ये है। ठीक है,
नेक्स्ट है जी एंटी ट्रस्ट लॉ। एंटी ट्रस्ट लॉ होता क्या, रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वो विलेट कर रहे हैं लोकल एंटी ट्रस्ट लॉ को, जो कि बाय ऑफरिंग एक्सक्लूसिव लॉन्चेस फेवरिंग सिलेक्ट सेलर्स एंड प्रायोरिटाइजिंग सर्टेन थिंग्स। मेन बात ये है कि ये दोनों जो कंपनी है वो अपनी दादागिरी दिखा रही है, ठीक है, ये वोलेट कर रही है एंटी ट्रस्ट लॉ को, ठीक है। तो एंटी ट्रस्ट लॉ को अगर वायलेट करेंगे तो उनको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स एंटिटी इन इंडिया, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सक्लूसिव सेलिंग, इंडिया में क्या एक्सक्लूसिव सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं फिर भी। नो सेलर कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली on any marketplace platform and all vendor on e-commerce platform should be provide service fair and non-discriminatory way। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी एक्सक्लूसिव एक प्लेटफॉर्म में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये पीवाईक्यू की भी शायद स्टेटमेंट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय वेंडर, एनी वेंडर हु परचेज 25% और मोर ऑफ इट्स इन्वेंटरी फ्रॉम ई कॉमर्स ग्रुप कंपनी, अगर कोई 25% या उससे ज्यादा खरीद लेता है, विल बी कंसिडर्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय दैट ई कॉमर्स कंपनी। उसके शेयर अगर मेरे से 25% से ज्यादा है तो मुझे कंट्रोलर माना जाएगा, देयर बाय बैड फ्रॉम सेलिंग ऑन इट्स पोर्टल। अब कोई भी मतलब मैंने उसकी इन्वेंटरी खरीद ली, तो अब मैं उसी के पोर्टल पे मैं क्या है सेल नहीं कर पाऊंगा, बैड है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट 2002 से आया था, बना 2009 में था। चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसको क्या है, कंपटीशन को बनाए रखना है, किसी को भी लॉस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 11, माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री। कोल सेक्टर इन इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कोल है जो, उसने क्या किया है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कोल माइनिंग को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए। ग्लोबल माइनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर फॉर मेजर कोल माइनिंग प्रोजेक्ट अंडर कोल, ये कुछ नहीं है। इंडिया कोल सेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रोडक्शन जो है इंडिया में सरपास कर गया, ये तो ठीक है। फिर हम क्या करें, फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इंडिया, ये अच्छा है, ये पॉइंट याद रखो। कंजप्शन सेकंड लार्जेस्ट है, ये भी ठीक है। इंपोर्ट है सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड वाइड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर जनरेशन, कोल एंड इग्नाइट कंट्रीब्यूट मोर देन 50%, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी परसिस्टेंट इशू चैलेंज। चैलेंज क्या है, कुकिंग कोल, कुकिंग कोल प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री में, ठीक है, जिसमें एस का जो लेवल है 28 से 42% होता है। ऑन द अदर हैंड एस परसेंटेज इन इंपोर्टिंग कुकिंग कोल, इंपोर्टिंग में लेस देन 10%। 100% एफडीआई, यही याद रखना, ऑटोमेटिक रूट के तहत। उसके बाद रिवेन्यू स्मार्टिंग मॉडल में क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच कर सकती है, अप्रोच वेयर प्राइवेट एंटिटी शेयर इट्स रिवेन्यू विद गवर्नमेंट। वहां पे क्या है, प्राइवेट एंटिटी है वो गवर्नमेंट के साथ रिवेन्यू शेयर कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व शेयरिंग प्रॉफिट। तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद जो कोल है वो ए बी एस, एंथ्रोसाइड, एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, सब सब बिटुमिन्स, सब तो कुछ हमने सुना ही नहीं, ठीक है। और लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट लोएस्ट क्वालिटी का होता है, याद रखना। और एंथ्रासाइट बेस्ट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट इंडिया में सिर्फ एक ही जगह शायद जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, बाकी इंडिया में ज्यादा काम कौन सा मिलता है, लिग्नाइट तमिलनाडु वगैरह में। कोल रिजर्व आ गया इंडिया में, देखो ये आ गया एंथ्रासाइट, ये देखो ये आ गया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद सारा कौन सा मिलता है, लिग्नाइट मिलेगा हर जगह, ये रहा लिग्नाइट, ये रहा लिग्नाइट, ये रहा लिग्नाइट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑफशोर मिनरल इन इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफशोर फ्रेम किया, ऑफशोर एरिया जो है रूल बनाए हैं, बस ये ऑफशोर होता क्या है ये देख लो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम डीप सी बेड। सी बेड जो है, एक तो था ऑन शोर किनारे के ऊपर, एक है ऑफ शोर किनारे से थोड़ा दूर, एट डेप्थ मोर देन 200 मीटर, ठीक है। ऑफ शोर माइनिंग क्या होती है, मिनरल को निकालना, ठीक है, डीप सी बेड नीचे से बिल्कुल, ठीक है, जिसकी डेप्थ 200 मीटर से ज्यादा हो, ठीक है। इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होल्ड सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ऑफशोर एरिया रूल, ये क्या है, ये रूल बनाए हैं, अब रूल सारे कैसे याद रखें पता नहीं। ऑल मिनरल पे है ये, एक्सेप्ट मिनरल ऑयल, हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। देखो ना, मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसलिए ये जो करंट अफेयर है ये पीटी 365 में दिया है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सभी पे ये एप्लीकेबल है, लेकिन इन पे नहीं है, हाइड्रोकार्बन पे, मिनरल ऑयल पे, ठीक है। डेफिनेशन इसमें दी है मिनरल्स की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो भी ये था उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी माइंड फ्रॉम डीप सी, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, सी फ्लोर मैसिव जो है, कोबाल्ट रिच, ये सारे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्टील सेक्टर, गवर्नमेंट ने सेट किया टारगेट 500 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन बाय 2034 तक हमने इतना स्टील क्या प्रोड्यूस करना है।
ये टारगेट है, हो सकता है कि पूछ ले क्योंकि टारगेट है गवर्नमेंट ने सेट किया है। स्टील एलॉय है कार्बन का और आयरन का, 2% कार्बन 1% मैग्नीज, ठीक है, इसमें होता है, और स्मॉल अमाउंट में बाकी सारी चीजें भी होती है, ठीक है। स्टील सेक्टर इंडिया में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंट्रीब्यूशन और ट्रेड, ये देखते हैं। सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये भी इंपॉर्टेंट रखो याद, चाइना और यूएसए के बाद। कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में इतना नहीं पूछेगा, 2% है वैसे। ट्रेड में क्या है कि इंडिया हैज अल्टरनेटेड बिटवीन बीइंग ए नेट स्टील इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टर और पास्ट डिकेड। कभी इंपोर्टर हो जाता है इंडिया, कभी एक्सपोर्टर हो जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया क्या है, नेट स्टील का इंपोर्टर है, ये याद रखना। एक्सट्रीम एनर्जी इंटेंसिव एनर्जी स्टील इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो रे, सबसे ज्यादा कार्बन तो यही से निकलता है। इंडिया मेजर आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन को हम सबसे ज्यादा करते हैं। विल फेस थ्रेड, थ्रेड किसकी वजह से फेस करेंगे, कार्बन टैक्स लगा रहा है यूरोपियन यूनियन, तो हमारा स्टील महंगा हो जाएगा, वो खरीदेंगे नहीं। इनिशिएटिव क्या है स्टील सेक्टर का, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में आई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनविसे 300 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी एंड 160 केजी पर कैपिटल स्टील कंजम्पशन। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सपोर्ट किया गया, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, प्रोडक्शन इंडियन इंसेंटिव, ये मिशन पूर्वोदय, ये पूछ लेगा। एक्सलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील हब लगाना है कोलकाता वगैरह में, ईस्टर्न साइड में इंडिया के, ठीक है। रीवैम्प सिम 2.0, ये भी इंपॉर्टेंट स्किल है यार, सिम, ठीक है। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 है ये, मोर इफेक्टिवली मॉनिटर करना है स्टील के इंपोर्ट को, और जो हमने क्या है, हमें इंपोर्ट पे क्या लेस डिपेंडेंट होना है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ना है। तो सिम जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, वो है जी इंपोर्ट कम करना है उससे रिलेटेड, ठीक है। अरे कहाँ गया, तो इंपोर्ट कम करना है उससे रिलेटेड। उसके बाद है, हाँ ये सारे स्टील के एरियाज है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में। ग्रीन स्टील ये पूछ लेगा यार, ग्रीन कार्बन पूछ लिया, ब्लू हाइड्रोजन पूछ लिया, ये पता नहीं क्या पूछ लिया ग्रीन। अब ये क्या है, ग्रीन स्टील इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग है किसकी, स्टील की, स्टील सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ग्रीन है तो मतलब कि फॉसिल फ्यूल का यूज क्यों करेंगे, किसी के आगे भी ग्रीन लग गया ना, ये सोच लो कि वहां से कार्बन हट गई, ठीक है। इट इज स्टील इंडस्ट्री अकाउंट 12% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, स्टील सबसे ज्यादा मतलब स्टील इंडस्ट्री से ही हमें पता है कि कार्बन ज्यादा निकलता है। बायो इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी होती क्या है, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है, प्रोसेस है, मेथड है, गुड्स एंड सर्विस इन ए सस्टेनेबल मैनर इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या करना है, फॉसिल फ्यूल से हमें रिलायंस कम करना है। स्पेस इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी में क्या है कि 2024-25 के लिए वेंचर कैपिटल फंड इतना पैसा दे दिया स्पेस के लिए, अच्छी बात है। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन एनएसआईएल, ये दो कंपनी है हमारी, ठीक है। आईएसपीए मतलब इंडियन स्पेस एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, सेटअप फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में स्पेस से रिलेटेड प्राइवेट इंडस्ट्री हमें सेट करनी है, तो उसके लिए ये बॉडी हमने बनाई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या क्या है, ये शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी है, टू हैंडल कॉमर्शियल एक्टिविटी, इसरो की कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसके लिए। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कितना है इंडिया में, वन वेब इंडिया होगा, अग्निकुल, कॉस्मोस स्पेस बेस्ट स्टार्टअप और विक्रम एस। तो वन वेब इंडिया क्या है, ब्रॉडबैंड, फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया, ठीक है। सैटेलाइट का ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने वाली फर्स्ट कंपनी, इंपॉर्टेंट है भाई। अग्निकुल कॉस्मोस, वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद ए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप, आईआईटी मद्रास से निकला है, तो इसने वर्ल्ड का, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद है जी विक्रम एस, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट लॉन्च इन 2022 अंडर मिशन प्रारंभ, ठीक है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। इट विल प्रोवाइड फाइनेंस, स्पेस के लिए फाइनेंस मतलब फंड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नीड क्यों है इसकी, इंक्रीज करना है इंडिया का शेयर ग्लोबल कॉमर्शियल स्पेस इकोनॉमी में, ठीक है। 10% बाय 2023, अभी कितना है, 2% है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। 100% एफडीआई अलाउड है, ठीक है, स्पेस में, याद रखना। फॉर स्पेस सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, न्यू एफडीआई रूल फॉर स्पेस सेक्टर अंडर फेमा, ठीक है, इसके अंदर में आते हैं। स्पेस सेक्टर एक्टिविटी सेक्टरल कैप हर जगह 100% है, यानी कोई एंट्री रूट ऑटोमेटिक अगर पूछे 74 है, उसके बाद गवर्नमेंट रूट है। ऑटोमेटिक 49 है लॉन्च व्हीकल वगैरह में, उसके बाद ये है, इसमें ये है देखना। वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ने, या जो रोडवेज मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज, उसने क्या किया है, एक सेकंड, उसने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज ने
तो उसने प्रोग्राम किया है, क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट अनफिट पोल्यूटिंग जो व्हीकल हैं, जो भी पोल्यूटिंग व्हीकल फिट नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि हमें एक नेटवर्क बनाएंगे, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। जो व्हीकल को स्क्रैप करना है ना, रजिस्टर्ड को, उनको स्क्रैप कर देंगे। एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, मल्टीपल जो कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल है, मैन्युफैक्चरर है, वो डिस्काउंट ऑफर करेंगे। जैसे ना आप पुरानी कार ले आओ, नई ले जाओ, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर एंड 1 ईयर रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट ए स्क्रैपेज सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसको स्क्रैपेज सर्टिफिकेट बोलेंगे। जैसे ना वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसमें क्या कॉमर्शियल व्हीकल है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इज लिंक टू ए वैलिडिटी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट एंड commercial vehicle undergo fitness test every 2 year for first 8 year and annually thereafter। फिटनेस टेस्ट से जाएगा, ये पोल्यूशन वगैरह तो नहीं कर रहा। ऐसे ही प्राइवेट व्हीकल है जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 15 ईयर, ठीक है, वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नेसेसरी रिन्यूएबल आफ्टर 15 ईयर, ठीक है, रिन्यूएबल वैलिड फॉर 5 ईयर। तो ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, फिटनेस वुड बी मैंडेटेड थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन फॉर व्हीकल, ठीक है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग होगी। तो ओनर विल रिसीव ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको स्क्रैपेज सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ विच कैन बी यूज अवेल ऑफ डिस्काउंट। अगर हमारे पास फिटनेस सर्टिफिकेट और हमने वो बेचना है व्हीकल, तो हमें ना, जो हम नया परचेज करेंगे, हमें उस पर डिस्काउंट मिलेगा उतना ही, ठीक है। अच्छी चीज है काफी, पोल्यूशन से बचने के लिए और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ट्रांसमिशन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, ठीक है, डेवलप किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक है। इसका एम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिट करना 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक और 600 गीगावाट 2032 तक। हेल्प करना मीट पीक डिमांड फॉर 58 गीगावाट बाय 2032। प्लान टू इंक्रीज इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ 168 गीगावाट। अब इतना याद कौन रखेगा, छोड़ो। नेक्स्ट है जी, ये एक्ट, इसको रिपील करके आया होगा, कोई बात नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर पे चलते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है, ये यही चीज इंपॉर्टेंट है। 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया और 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इसमें है। एम्प्लॉयमेंट 2nd लार्जेस्ट टेक्सटाइल में मिलते हैं इंडिया में। अच्छा, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल, समर्थ स्कीम अगर पूछ ले तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। स्किल्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है वहां पे। विजन नेक्स्ट क्या है, द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर लॉन्च इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, जिसका नाम है विजन नेक्स्ट, ठीक है। बाईलैंग्वेज वेब पोर्टल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन फैशन टेक्नोलॉजी का ये बाईलैंग्वेज एक पोर्टल है, कंबाइन करता है, जो कि क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैप करने के लिए फैशन ट्रेंड रिफ्लेक्टिंग इंडिया की प्लोरिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, पोर्टल है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, टेक्निकल नेशनल द नेशनल टेक्सटाइल मिशन एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी अप्रूव 7 स्टार्टअप प्रपोजल अंडर ग्रेट स्कीम इनिशिएटिव। इसमें क्या है, ग्रेट स्कीम है क्या, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन टेक्निकल टेक्सटाइल इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव कंपोनेंट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनकरेज करना यंग इनोवेटर को, साइंटिस्ट को, किस फील्ड में, टेक्सटाइल के मिशन में, ट्रांसलेट करना आइडियाज को कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, इसके लिए पैसा दिया गया है, बस यही बात है। टेक्निकल टेक्सटाइल आर डिफाइंड एज टेक्सटाइल मटेरियल प्रोडक्ट यूज्ड प्राइमरली फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शन प्रॉपर्टी रादर देन एस्थेटिक या डेकोरेटिव कैरेक्टर। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी टेक्निकली उनको प्रोड्यूस किया जाए, बस यही है। मित्रा भी इनकी एक स्कीम है, पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क्स। अदर की डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। एक कोर इंडस्ट्री का जो हुआ है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका एक चार्ट तैयार कर लो। रूस कोस्मोस है, जैसे रिफाइनरी, ठीक है, तो ऐसे कर करके है इनका, ठीक है। और आरसी रिफाइनरी हो गया, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, और यू एस, आप देख लेना इसको किसका ज्यादा वेटेज है। और उसके बाद ICI, ठीक है, मेजर्स दी कंबाइन एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन, किसकी कितनी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हाईएस्ट वेटेज है, RE, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है RE, ठीक है।
उसके बाद एस स्टील है, सी के बाद क्रूड ऑयल है, पता नहीं ये कोल है, तो ये देख लेना। आईसीआई रिलीज बाय इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नवरत्न स्टेशन डिपार्टमेंट ऑफ जो नवरत्न कंपनी जो होती है जैसे महारत्न, नवरत्न, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैज ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरिडा एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेसी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को और इरिडा को नवरत्न स्टेटस दे दिया है, ठीक है। इरिडा किसके अंडर में आती है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एनबीएफसी एज एस्टेब्लिश हुई थी। और एसईसीआई सोशल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी इसी के अंडर में आती है, ठीक है। स्टेटस ऑफ नवरत्न ग्रांटेड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर। सबसे पहले, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच आर मिनी रत्ना। सबसे पहले नवरत्न से पहले मिनी रत्ना होना जरूरी है, ठीक है। वेरी गुड एमओयू रेटिंग होनी चाहिए उसकी लास्ट 5 ईयर में, और कंपोजिट स्कोर 60 से अबव होना चाहिए। अब मिनी रत्ना कैसे बने? ठीक है, मिनी रत्ना की भी स्टेटस की कैटेगरी है 1 एंड 2। मिनी रत्ना में क्या है? विच हैव मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर कंटिन्यूअसली। पिछले 3 साल में घाटा नहीं आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 का स्टेटस क्या है? मेड प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर कंटिन्यूअसली, हैव ए पॉजिटिव नेट ग्रोथ, और पॉजिटिव नेट ग्रोथ भी हो। प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ होना चाहिए कैटेगरी 1 में। प्री टैक्स प्रॉफिट कितना जी? 30 करोड़। देखो जी, ये चीजें ध्यान से सुननी पड़ेंगी, कई कई बार पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके ना ऑप्शन देख के कुछ माइंड में आएगा, अदरवाइज तो फिर घूमते रहना ऐसे। एक्सपोर्ट कमेटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट आईएफएससी, एक्सपोर्ट बोल दिया दिमाग, एक्सपर्ट कमेटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट आईएफएससी एज ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब ने सबमिट किया रिपोर्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी को, ठीक है, अपनी रिपोर्ट। अब ये है क्या? आईएफएससी गिफ्ट सिटी एस्टेब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन था ये 2015 में गुजरात में। आईएफएससी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस जो वो है अपना आईएफएससी, ठीक है, फाइनेंस सेंटर, कैटर टू कस्टमर आउटसाइड द jurisdiction ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। सच सेंटर डील विद फ्लो फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस अक्रॉस बॉर्डर। गिफ्ट ऑपरेशनलाइज्ड इन 2015, aim to become India's gateway for inbound and outbound requirement of international financial service। स्टेटरी बॉडी है आईएफएससी, जो क्या आईएफएससी एक्ट से बनी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अब ये क्या है जी? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया रेज किया इंडिया का गोल्ड कंजम्पशन प्रोजेक्ट इतना होगा, अभी ये थोड़ा ना पूछेगा। ये 1980 में सब माइनिंग कंपनी ने एस्टेब्लिश की थी, अब ये भी नहीं कोई पूछेगा। गोल्ड एज ए कमोडिटी एक्सपोर्टर, ये पूछेगा जी। लीडिंग एक्सपोर्टर कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, यूएस एंड यूएई। लीडिंग इंपोर्टर स्विट्जरलैंड, चाइना, यूएई, यूके एंड इंडिया का रैंक पूछ लेगा। 1 2 3 4 5वां रैंक है जी। टॉप प्रोड्यूसर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये भी पूछ लेगा जी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। इंडिया लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड, बिहार में सबसे ज्यादा सोना है जी, लेकिन गरीबी सबसे ज्यादा है। उसके बाद राजस्थान में, ये भी पूछ लेगा, बिहार, राजस्थान या कर्नाटका तीसरे नंबर पे है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आफ्टर चाइना। कंज्यूमर अगर पूछे तो इंडिया है, अदरवाइज तो इंडिया का दूर दूर तक कहीं भी नाम नहीं है जी। तो ये टॉपिक भी फिर से हमारा खत्म हो गया, मेहनत करेंगे तो खत्म होगा ही, ठीक है। आगे फिर चलते हैं। निधि कंपनियां मैंने बताई थी किसके अंडर में आती है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। क्राइटेरिया याद रखो, नॉट लेस देन 200 मेंबर नहीं होने चाहिए, नेट ओन्ड फंड 10 लाख या मोर ज्यादा हो। आईएसआई मार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईएसआई मार्क मैंडेटरी कर दिया स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के लिए। किसके ऑर्डर के थ्रू? एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल थ्रू ए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। आईएसआई मार्क डेवलप बीआईएस करता है, ठीक है, मैंडेटरी है आईएस सर्टेन प्रोडक्ट के लिए। ये सारे प्रोडक्ट हैं जी, पढ़ सकते हो इनको अगर आपके पास टाइम है तो। बीआईएस नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बीआईएस एक्ट से बनी है। ग्रीन सूट्स, सर ये होता क्या है? ग्रीन सूट्स, आरबीआई ने कहा है कि रूरल इकोनॉमी प्लेइंग द रोल ऑफ ग्रीन सूट्स इन द फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड, ठीक है। तो फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड सेक्टर ये कैटेगराइज किया जाता है हाई टर्नओवर कंज्यूमर पैकेज्ड गुड, गुड दैट आर प्रोड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूट मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड विद ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कि वो वस्तुएं जो प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट या फिर मार्केट या कंज्यूम कुछ टाइम में ही की जाती हैं, तो उनको बोलते हैं फास्ट मूविंग, फास्ट मूव कर रही है कंज्यूमर गुड्स। जैसे मान लो कि ब्रेड है, ठीक है,
फटाफट से गेहूं से वो बना, फिर ये बना, फिर कंज्यूमर के पास आए। तो यानी कि प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, मार्केट एंड कंज्यूम, ठीक है। एग्जाम्पल डिटर्जेंट, टेलर, क्लीनिंग प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, ये सारे। नेक्स्ट है जी एनहांस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, फिनलैंड स्पोर्टिंग लिस्ट डेवलप्ड कंट्री थ्रू प्रोजेक्ट अंडर लिस्ट डेवलप कंट्री को क्या कर रहा है प्रोजेक्ट, वो फिनलैंड सपोर्ट कर रहा है। अब ये नहीं पूछेगा कौन सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं, ये पूछेगा ये होता क्या है ईआईएफ। इट इज द ओनली मल्टीलेटरल पार्टनरशिप डेडिकेटेड टू द लिस्ट डेवलपिंग कंट्री की हेल्प कर लिए, यही है एक डेडिकेटेड पार्टनरशिप टू यूज ट्रेड एज एन इंजन फॉर ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस इसका फंड मैनेजर है, ठीक है। तो 51 कंट्री इसमें मेंबर जो कि पार्टनर है। टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024, इसमें क्या टेलीकम्युनिकेशन रूल, ये कुछ नहीं है। डीबीएन डिजिटल भारत नीति क्या एस्टेब्लिश किया गया टेलीकम्युनिकेशन रूल के थ्रू, ठीक है। इट रिप्लेस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो क्रिएट किया गया था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। यूएसओफी क्या था, एक नॉन लैप्सेबल पूल ऑफ फंड जनरेटेड बाय यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ लेवी थ्रू लाइसेंस फी चार्ज ऑन दिस। एनसीओई फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। फॉर्मेशन क्या है एनसीओमी की, एनसीओई की, जो कि फॉलो करता है बजट अनाउंसमेंट, प्रपोज क्रिएशन ऑफ एवीजीसी टास्क फोर्स, ये इसके कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश होगा, बस छोड़ो इसको। तो इस तरह से हमारी हमने पीटी 365 को गाइज कंप्लीट कर लिया है, लेकिन असली चीज अभी बाकी है। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उसने रियल रियल जो असली चीजें हैं वो अभी बाकी है। ये है जी 10 ईयर के पेपर, ठीक है। ये आप लोगों को खुद से पढ़ने हैं, ये पीडीएफ जो मैंने लास्ट में इसके साथ ही अटैच कर दी है, ठीक है। ये तो चलो क्वेश्चन हो गई, उसके बाद कहाँ गई पीडीएफ, हाँ ये रही। ये मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं, मैंने टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, देख लेना, ठीक है। इसमें साथ में देखो पीवाई क्यू है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इन्फीरियर गुड क्या होते हैं, जैसे गिफिन गुड क्या होते हैं, टाइप ऑफ गुड हो गए जैसे, ठीक है। उसके बाद आ गया जी जैसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, जो भी पीवाई क्यू है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो, जीडीपी एंड नेशनल इनकम, जीएनपी, सीपीआई। तो आप डब्ल्यूपीआई क्या होता है, आईआईपी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन, ये सारी चीज जितने भी पीवाई क्यू और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने यहाँ कंपाइल की हुई है। अगर मुझे टाइम लगा तो इसके ऊपर भी मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा कि 10 ईयर पीवाईक्यू विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से गाइज हमने क्या किया, पीटी 365 इकोनॉमी को फाइनली फाइनली रोते धोते हुए कंप्लीट कर लिया। रोते धोते हुए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो जब भी टाइम मिला मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। पीटी 365 आप इसको कई बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम करो, और जो मैंने हाईलाइट किया उसको तो बहुत ही ज्यादा। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट के मंथ में 30 या 35 मिनट में पूरी पीटी 365 आपकी रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि जो चीज वो पूछेगा वही पढ़ेंगे। ऐसे एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपसे पीटी 365 जिंदगी भर नहीं कंप्लीट होगी, ठीक है। तो जो पूछने के चांस है, जो उसने पहले पूछा, हो सकता है आगे भी वो वही पूछे जो उसकी थीम है, ठीक है। थीम पे तो ये बनी होती है, लेकिन थीम उसके बाद भी इसमें एक्स्ट्रा फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है। आप हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस को शेयर कर सकते हो गाइज, सब्सक्राइब भी कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ठीक है। तो 1000 कर दो ये सब्सक्राइबर, और लाइक कर सकते हो वीडियो को, अपने फ्रेंड को रेफर करो, ठीक है, जो जो जिनके पास गाइडेंस नहीं है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का भी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो। अगली जो इनिशिएटिव है पीवाईक्यू पे आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट।